गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। मीन कि भाई जो न्यूटन का थर्ड लॉ है और ग्रेविटेशन के बीच में कोई ना कोई तो कनेक्शंस है हमारा, तो आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे कि ये कनेक्शंस क्या हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैव अपोजिट रिएक्शन। क्या होता है कि अगर हम कोई भी एक्शन लेते हैं तो क्या होता है, उसका रिएक्शंस ज़रूर होता है हमारे थर्ड लॉ। ठीक है, ये हमने न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर स्टडी किया। लेकिन अब हम ग्रेविटेशन को भी इसके अकॉर्डिंग समझते हैं। देखो, अगर हम ग्रेविटेशन क्या कहती है कि भी कोई भी बॉडी है तो वो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है टू ईच अदर। ये हम स्टडी पहले भी कर चुके हैं। और ये है, अगर ऐसा है तो क्या है कि जैसे हम कोई स्टोन है हमारे पास, क्या है हमारे पास एक स्टोन है, हमने ये एक स्टोन लिया और ये क्या हमारी अर्थ है। क्या है, अर्थ। ठीक है, अर्थ क्या है, अर्थ, और ये क्या है, स्टोन। अब अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि अर्थ जो है ना वो किसको अट्रैक्ट करती है, टूवर्ड दी अर्थ। किसको, स्टोन को। और स्टोन किसको करता है, अर्थ को। यानी कि दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इन दोनों के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, और वो हमने स्टडी भी किया था। तो अब क्या होता है कि अब जब भी हम अर्थ के ऊपर होते हैं और स्टोन ऊपर से जब हम गिराते हैं तो हमें स्टोन तो एक्सेलरेट होता हुआ दिखता है। क्या होता है, स्टोन तो एक्सेलरेट होता है, लेकिन अर्थ एक्सेलरेट क्यों नहीं होती। देखो, अगर स्टोन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है और अर्थ किसको अट्रैक्ट कर रही है, स्टोन को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, यानी कि हम ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। लेकिन हमें स्टोन तो नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देता है अर्थ के पास, लेकिन अर्थ स्टोन के पास जाती हुई फील या दिखाई नहीं देती। तो ऐसा कारण क्या है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी क्या कहता है कि भाई हर एक्शन का क्या होता है कि रिएक्शंस होता है। अगर ये इसको नीचे की तरफ खींच रहा है तो ये भी इसको भी खींच रहा है, तो इन दोनों को ही मूव करना चाहिए था एक दूसरे के पास। करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि भाई अगर ये इसको अपनी तरफ खींचता तो ये भी क्या करेगा, इसको खींचेगा। दोनों ही तरफ एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। तो या तो भी इसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट तो है कि भाई न्यूटन थर्ड लॉ फेल हो गया या फिर यूनिवर्सल लॉ गलत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के दोनों क्या है, सही है। न्यूटन थर्ड लॉ भी सही है हमारा और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी सही है। इसको स्टडी करने के लिए कि भाई स्टोन तो हमें मूव करता हुआ दिखाई देता है लेकिन अर्थ मूव करती हुई दिखाई नहीं देती, उसका एक रीजन आता है। वो भी न्यूटन के एक लॉ के द्वारा ही हम आज समझेंगे। हमने क्या स्टडी किया था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स जो होती है ना हमारी, वो क्या होती है, मास इनटू में एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, अब हम क्या मानते हैं कि फोर्स लगाई किसने, अर्थ ने, किसके ऊपर, स्टोन के ऊपर। तो स्टोन के अंदर क्या आई, एक्सेलरेशन। हमने ऐसा मोमेंटम वाले में भी किया था। तो फोर्स किसने लगाई भाई, अर्थ ने। तो अब मैं लिख देता हूं फोर्स ऑफ अर्थ इज इक्वल टू क्या, मास ऑफ स्टोन एंड एक्सेलरेशन इन स्टोन। ठीक है भाई, ये आ जाएगी। फोर्स किसने लगाई, अर्थ ने। किसके अंदर, किसका एक्सेलरेशन आई, स्टोन के अंदर, क्योंकि स्टोन को अपनी तरफ खींचा। मास ऑफ स्टोन इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन। तो हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन क्या आ जाएगी, मास ऑफ स्टोन, सॉरी क्या आ जाएगा, फोर्स ऑफ स्टोन, सॉरी फोर्स ऑफ अर्थ बाई में मास ऑफ स्टोन। क्योंकि फोर्स ऑफ अर्थ हमारी ये थी, डिवाइड में लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ स्टोन। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से स्टोन भी क्या कर रहा है, अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है। फोर्स बाई किसके द्वारा, स्टोन के द्वारा। लेकिन मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ एंड एक्सेलरेशन इन अर्थ। ठीक है, हमने ये भी लिख लिया। यहां पर अगर आप नोट करना चाहते हैं तो एमएस क्या है, मास ऑफ स्टोन। क्या है, एमएस, ये क्या है, मास ऑफ स्टोन। ठीक है, और एएस क्या है, एक्सेलरेशन। क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन। राइट भाई। और एम ई मास ऑफ अर्थ। क्या है, मास ऑफ अर्थ। और ए एस क्या है,
एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। ठीक है भाई, क्या है? एम ई क्या है? मास ऑफ अर्थ। एस क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। ये हमने नोट कर लिया। अब हमें इसमें भी क्या निकालते हैं? एक्सेलरेशन निकालते हैं। किसकी? कि भाई अर्थ के अंदर कितना एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ क्या आ जाएगा? फोर्स बाय स्टोन बाय मास ऑफ अर्थ। अब ये हमें दो फार्मूलाज मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एक्सेलरेशन के। क्या है भाई? कि जो एक्सेलरेशन होगी ना स्टोन के अंदर, वो इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं हम, और एक्सेलरेशन जो होगी अर्थ के अंदर वो क्या होगी? ये होगी हमारी। अब हम देखते हैं कि जो फोर्स ऑफ अर्थ है, क्या है? फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ बड़ा ऑब्जेक्ट है। क्या है? अर्थ मास क्या? अर्थ का बहुत ज्यादा है। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, तो अर्थ का जो मास है ना हमारा, वो क्या होता है? बहुत ज्यादा है ना? तो वो क्या करती है? वो ज्यादा फोर्स लगाएगी। किसके ऊपर? स्टोन के ऊपर। अब फोर्स जो कि हमारी ज्यादा लग रही है किसके ऊपर? स्टोन के ऊपर, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन निकालने से फोर्स ज्यादा लग रही है। लेकिन मास ऑफ स्टोन क्या हमारा? छोटा सा, बहुत ही छोटा सा स्टोन होता है। आप 1 kg 2 kg 10 kg भी ले लेते हैं, या आप 100 kg का भी ले लेते हैं स्टोन, लेकिन एज कंपेरिजन टू द मास ऑफ अर्थ इट इज नेग्लिजिबल। क्या है वो? ना के बराबर है। इसीलिए एक्सेलरेशन अगर ये ना के बराबर है, यानी कि बहुत ही कम है, तो फोर्स ऑफ क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा हमारी। तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाती है? एक्सेलरेशन इज लार्ज। क्या हो जाएगी? लार्ज हो जाएगी, या हाई भी कह सकते हैं। क्या हो जाती है? काफी हाई हो जाएगी। किसकी? स्टोन की। लेकिन जब हम अर्थ के अंदर एक्सेलरेशन देखते हैं, पहली बात तो ये कि फोर्स ऑफ स्टोन, एक छोटा सा फोर्स स्टोन है हमारे पास, वो क्या फोर्स लगाएगा? बहुत ही कम अमाउंट के अंदर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर। देखो लगाता है, ये मना नहीं किया गया कि नहीं लगाता, लगाता है, लेकिन क्या लगाता है? बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर फोर्सेज लगाता है। तो फोर्स ऑफ स्टोन क्या है? वेरी स्मॉल, लेकिन मास ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज अमाउंट। तो जो एक्सेलरेशन आएगी इज नेग्लिजिबल। कैसी आएगी? नेग्लिजिबल। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। यानी कि ऐसी मिलेगी कि हम उसको छोड़ सकते हैं, नेग्लिजिबल होगी। बिकॉज क्यों होगी? हमें पता है कि फोर्स क्या हमारी कम है। किसके द्वारा लगाई गई फोर्स? स्टोन के द्वारा लगाई गई फोर्स। और ये एम ई क्या है? मास किसका? अर्थ का। क्या? बहुत ज्यादा बड़ा है। अब मास ज्यादा है, फोर्स कम है। फोर्स को अगर आप मास से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी? वेरी स्मॉल, बहुत ही कम वैल्यू मिलेगी। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी हमारी? वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी। तो इसीलिए हम उसको क्या कर देते हैं? नेग्लिजिबल होती है। इसीलिए जब भी कोई स्टोन ऊपर से फॉल होता है, गिरता है, तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन तो दिखाई देती है, लेकिन एक्सेलरेशन अर्थ के अंदर दिखाई नहीं देती। हालांकि एक्चुअल के अंदर बोथ आर अट्रैक्टिंग टू ईच अदर एंड बोथ आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन ईच अदर, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। हम फोर्स तो लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता ही है हमें फार्मूला क्या होता है, तो हमें फोर्स लगाते हैं। इसीलिए ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन मूव कौन नहीं होता? हमारा अर्थ मूव होती हुई नहीं दिखाई देती। कौन मूव होता हुआ दिखाई देता? हमें स्टोन मूव करता हुआ दिखाई देता है। ये था भी हमारा एक कंसेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको लिखना नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं भाई, ठीक है। और अगर आप मैंने जो अभी वैसे आपको बताई हैं बातें, वो भी आप अपने अकॉर्डिंग नोट बुक के अंदर नोट कर सकते हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, ठीक है। अदरवाइज ये समझने की बात है, राइट। आपको कंसेप्ट समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और वही समझना हमारे लिए क्या होता है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें कंसेप्ट का पता चल जाता है तो हम ये इजीली कर सकते हैं। और एक बात और याद रखिए हमेशा कि देखिए, हम इसके अंदर हमें अभी भी पढ़ा, स्टडी किया कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। अगर आपको न्यूटन के लॉ ही नहीं पता
क्या नहीं पता? अगर आपको न्यूटन्स के लॉ नहीं पता, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं पता, हमें इनके बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में नहीं पता, तो आप इनको कैसे स्टडी कर पाएंगे? कैसे आप समझ पाएंगे? आप नहीं समझ सकते। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि प्लीज़ कृपया करके पहले आप, अगर ये वीडियोज आप देख रहे हैं तो पहले वाले वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि एक्चुअल में जो आपको कंसेप्ट है वो आपको तभी मिलेंगे। और कई बच्चे मुझसे कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये कैसे हुआ। मैंने नोट किया है कि बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते और क्या करते हैं, क्वेश्चन पुट अप कर देते हैं। पहले आप उस वीडियो को कंप्लीटली देखिए। जब आप उसको पूरा देखेंगे तो उसके अंदर आपके ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ, जो भी आपको अकॉर्डिंग्स पुट अप करते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई जेन्युइन आपको प्रॉब्लम्स लगती है या कोई क्वेश्चंस राइज होता है, तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश 100% करूँगा, अगर मैं कर पाया तो, ठीक है। और अगर बाई चांस अगर आप, हमारे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा अमाउंट में आने लग जाते हैं या कोई प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ जाती हैं, तो हम उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको ज़रूर डालिए, हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है भी। और अगर आप ये वीडियोज़ अच्छे से नॉलेज भी प्राप्त कर पा रहे हैं इनके थ्रू, तो आप प्लीज़ इनको शेयर भी ज़रूर कीजिए, ठीक है। इससे और लाइक भी कीजिए। इससे क्या होता है कि भाई मुझे भी ये लगता है कि हाँ, जो मैं समझा रहा हूँ आपको, जो ये मेहनत कर रहा हूँ, वो बच्चों को प्राप्त हो रही है, आप उससे नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं। अदरवाइज मुझे भी ये लगेगा कि भाई नहीं, कोई बेनिफिट है ही नहीं वीडियो बनाने का, तो फिर क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। इसलिए प्लीज़, मैं आपके फेस देख के नहीं बता सकता यहाँ पर कि आप कोई नॉलेज प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही, या जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। वो सब मैं आपकी किसके द्वारा करता हूँ, अगर आप लाइक या डिसलाइक करते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा समझ, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन डिसलाइक करें तो उसका एक रीज़न भी ज़रूर बताइएगा कि आपने भी डिसलाइक क्यों किया, ताकि मैं उसको सुधार भी कर सकूँ आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा ज़रूर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका ही चैनल है ये, अकेला मेरा चैनल्स नहीं है, ये आप सभी का चैनल्स है, ठीक है। और आपके लिए ही वीडियो आ रही हैं इसके ऊपर, राइट। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। आज हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्री फॉल। अब फ्री फॉल क्या होता है? क्या है भाई? फ्री फॉल। फ्री फॉल, ये फ्री फॉल होता क्या है? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? फ्री फॉल। मैं एक बार नोट डाउन करवा देता हूँ। क्या है? द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी, द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी, या आप ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ऑब्जेक्ट बॉडी फ्रॉम ए हाइट, फ्रॉम ए हाइट towards the earth under the gravitational force of earth is called फ्री फॉल। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल बोलते हैं।
अब क्या कहता है कि द फॉलिंग, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा जब कोई भी गिर रहा होता है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होती, द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी, कोई भी एक बॉडी है ऊपर से गिर रही है बॉडी फ्रॉम ए हाइट, कहां से, किसी भी एक हाइट से। जैसे अगर मैं ये एक मार्कर है इसको गिराता हूं तो ये क्या हुआ, फ्री फॉल हुआ, क्योंकि इसके ऊपर हमने कोई फोर्स नहीं लगाई थी, इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लगती है। वो कौन सी फोर्स लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, और कोई फोर्स नहीं लगती इसके ऊपर। ऑफ अर्थ, किसके द्वारा लगाई जाती है, अर्थ के द्वारा, इज कॉल्ड फ्री फॉल। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे, जैसे हमने लास्ट ही किया है कि स्टोन का, कि एक स्टोन गिर रहा है तो वो भी क्या होता है, फ्री फॉल होता है। हमने ये मार्कर छोड़ा तो ये भी क्या, फ्री फॉल है। जैसे मिलिट्री ट्रूप्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एरोप्लेन से कोई लगेज गिराते हैं नीचे, ठीक है। आर्मी के इक्विपमेंट होते हैं, वो मान लो प्लेन से क्या करते हैं, नीचे गिराते हैं, तो वो भी क्या, फ्री फॉल है। एक एरोप्लेन से कोई सोल्जर क्या करता है, जंप करता है, तो वो क्या आता है, गिरता है नीचे की तरफ, फ्री फॉल गिरता है। वो कब तक, जब तक उसने पैराशूट ना खोला हो अपना। अगर उसने पैराशूट खोल लिया है तो वो फ्री फॉल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, सब फ्री फॉल्स के एग्जाम्पल्स हैं हमारे, और यही इसी को क्या कहते हैं, हम फ्री फॉल कहते हैं। दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं, द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी, कोई भी बॉडी जो गिर रही है फ्रॉम ए हाइट, किसी भी एक हाइट से, टूवर्ड द अर्थ, किसकी तरफ, अर्थ की तरफ, अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं, ठीक है। तो ये था भी हमारा फ्री फॉल। हाँ, एक क्वेश्चन और अभी दिमाग में आया कि भाई अभी मैंने कहा कि जब तक कोई भी सैनिक ऊपर से जंप करता है प्लेन से, और वो कब तक फ्री फॉल हो रहा है, तब तक वो पैराशूट नहीं खोलता। तो कई बच्चे कहेंगे सर उसके बाद क्या हुआ, फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रही है। नहीं, बिल्कुल लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन इस केस में क्या होता है कि जब वो पैराशूट को खोलता है तो उसकी जो एक्सेलरेशन हो रही थी डाउनवर्ड, उसको रोकने के लिए क्या करती है, एयर अपना अपवर्ड फोर्स लगाती है, और वो क्या करती है, उसकी स्पीड को स्लो करती है। तो हमारी एक्स्ट्रा फोर्सेज लग गई उसके ऊपर, इसीलिए हम उसको कहते हैं कि भाई वो फ्री फॉल के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था भी हमारा टॉपिक फ्री फॉल। अब हमें इसके ऊपर कुछ कंसेप्ट आते हैं, उनको हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आता है कैलकुलेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स को भी समझा जाएगा कि क्या क्या आते हैं। सबसे पहला क्या आता है, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन। क्या कर रहे हैं हम, कैलकुलेट करनी है हमें, कैलकुलेट दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है भी, किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। अब हमने ग्रेविटी के बारे में अभी तक स्टडी नहीं किया, ठीक है। ग्रेविटी क्या है, जब भी कोई अर्थ, जैसे हमने फ्री फॉल का ही केस लिया अभी, अगर कोई स्टोन या कोई भी चीज जो अर्थ की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, किसके कारण, ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। यानी कि जो अर्थ है हमारी, वो क्या कर रही है, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है, ठीक है। तो वो जो फोर्स लगाती है उसके कारण क्या आती है, उसके अंदर एक्सेलरेशन आती है, ठीक है। क्या आती है, एक्सेलरेशन। हमने लास्ट टाइम भी अभी स्टडी किया था एक टॉपिक पहले ही, ठीक है। एक्सेलरेशन आती है उसके अंदर, तो जो वो एक्सेलरेशन आती है उसी को कहते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहते हैं उसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इससे पहले हम क्या कर लेते हैं भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बता देता हूं मैं आपको। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कि ये क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने ये टॉपिक किया, अभी तक हमने क्या किया, हमें ये टॉपिक करना अभी, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन इससे पहले कि हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें, हमें ए की वैल्यू तो निकालनी, लेकिन उसको अगर हमें डिफाइन करना हो तो वो किस प्रकार से करते हैं। तो उसके लिए क्या है अभी हमारे पास कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, क्या है, जब हमारे पास व्हेन एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड
total by letter G. Its value is 8 सेकेंड स्क्वायर। तो ये था भाई हमारा टॉपिक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये मैंने नोट कर दिया पूरा कंप्लीटली। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से ड्रॉप कराते हैं, ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है हमारी? प्रोड्यूस होती है, यानी कि उसके अंदर वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। इज प्रोड्यूस इन इट बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। किसके द्वारा ऐसा होता है? ऐसा होता है कि जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करती है? अर्थ अट्रैक्ट करती है। किसको? किसी भी स्टोन को या पत्थर को या किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसी होती है एक्सेलरेशन हमारी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। इज प्रोड्यूस इन इट, किसके अंदर? जो ऑब्जेक्ट हमारा उसके अंदर, बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ठीक है भी। अब उसके बाद क्या कहता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई हमारी इन ए फ्री फॉलिंग। फ्री फॉलिंग का आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम ऊपर से गिरते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए फ्री फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ए ग्रेविटेशन फोर्स। किसके कारण होती है? ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ इज नोन एज, इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि कोई भी जो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुई किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, जब वो क्या होता है? फ्री फॉल गिर रहा है, किसके कारण? एक्सेलरेशन होती है जो उसके अंदर, किसके कारण गिरता है? ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन हुई इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और सम टाइम इज आल्सो कॉल्ड एज ओनली ग्रेविटी। क्या बोल देते हैं हम? ग्रेविटी बोल देते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय द लेटर जी, स्मॉल लेटर जी। जो स्मॉल जी है उससे हम इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हालांकि हम अभी इसको कैलकुलेट करेंगे कि ये 9.8 कैसे आई, तो ये सोचो सर शॉर्टकट मार गए, नहीं, अभी हम समझेंगे इसको कि भाई ये 9.8 कैसे आती है, ठीक है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। और एक बात और बता देता हूं आपको कि एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी है ना, वो क्या है? डिपेंड नहीं करती किसके ऊपर? मास के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती? मास के ऊपर। क्यों नहीं करती? वो भी इसी के अंदर जो हमारा टॉपिक आएगा, कैलकुलेशन द एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी, उसी के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई क्यों मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। नोट कर लीजिए। ठीक है भी। अब हमारा जो टॉपिक है अभी, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि इसके लिए हम मान लेते हैं कि भाई हमारे पास एक स्टोन है, या कोई ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं आप। ये क्या हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है। इसका मास क्या है हमारा? स्मॉल एम। क्या है ये? मास। हमने मानना है ये कि भाई इसका मास जो हमारा वो क्या है? स्मॉल एम है। और ये क्या हमारे पास भाई? अर्थ है। क्या है ये? अर्थ। इसका मास क्या है? कैपिटल एम। मास एम क्या है? कैपिटल इसका मास है, और ये इसका मास है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कहां से कहां होता है हमारा? सेंटर टू सेंटर, दैट इज इक्वल टू आर। क्या मानना है अभी हमने? वो आर मानना है। जब ये बॉडी ऊपर से फॉल होती है, किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर गिरेगी, या इन दोनों के बीच में किसके कारण गिरती है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स के। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है हमारी, फोर्स दैट इज इक्वल टू किसकी होती है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द masses of two object, mass m and m mass, ठीक है भाई। यानी कि कैपिटल M इंटू में स्मॉल m, बाई में क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर। क्या आ जाएगा? r स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये क्या हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स।
फोर्स। ठीक है, ये क्या हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है हमने। अब जब ये स्टोन, देखो हमने पहले भी देख चुके हैं कि एक्सेलरेशन किसके अंदर आती है, सिर्फ स्टोन के अंदर आती है, यानी कि जो फोर्स किसके ऊपर लगाती है, अर्थ, व्हेन अर्थ फोर्स, व्हेन अर्थ अप्लाई द फोर्स ऑन स्टोन, then stone is accelerated toward अर्थ। अब क्या करता है, जब हम अर्थ अप्लाई करती है किसको, फोर्स को, ऑन द स्टोन, देन स्टोन इज एक्सेलरेटेड टुवर्ड द अर्थ, तो क्या करता है, अर्थ की तरफ भागता है। क्यों एक्सेलरेटेड होता है वो हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि भाई अर्थ क्यों एक्सेलरेट नहीं होती है और स्टोन क्यों एक्सेलरेट होता है, राइट। अब अगर ऐसा है तो फोर्स क्या होगी हमारी, देन फोर्स अप्लाई ऑन द स्टोन इज क्या होगी, फोर्स एफ क्या होती है, मास इनटू में एक्सेलरेशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, मास इनटू में एक्सेलरेशन, ये होती है हमारी। ठीक है भाई, यानी कि ये फोर्स अप्लाई हो रही है किसके ऊपर, स्टोन के ऊपर, और इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही तो स्टोन को अट्रैक्ट कर रही है, यानी कि ये फोर्स और ये फोर्स क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है हमारी। तो हम क्या कर सकते हैं कि या तो इसको इसके अंदर पुट अप कर देते हैं, तो इसको हम इक्वेशन दे देते हैं सेकंड, और ये क्या हमारी इक्वेशन है फर्स्ट। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन, पुटअप कर दो भाई, क्या आ जाएगी, फोर्स हमारे पास ये थी, फोर्स ये है, तो क्या आ जाएगी, मास इनटू में एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगी, जी कैपिटल एम इंटू में स्मॉल एम बाई में आर स्क्वायर, ये आ जाएगा भाई। ठीक है, एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, क्योंकि ये मास था किसका, हमारा स्टोन का मास, और ये भी मास किसका था, स्टोन का, तो क्या बच गई, एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगी हमारी, तो एक्सेलरेशन आ जाती है, एक्सेलरेशन हमारी एक्सेलरेशन आती है किसके इक्वल, जी एम बाई में आर स्क्वायर, किसके इक्वल आती है, जी एम बाई में आर स्क्वायर, राइट भाई। अभी हमने यहां पर तक हम क्या देखते हैं कि देखो एक्सेलरेशन आ गई हमारी, ठीक है। मैं एक बार, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। क्या है भाई, हमारी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी एम बाई में आर स्क्वायर, और यहां पर जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नल कांस्टेंट, ठीक है, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है हमारा, राइट। अब यहां पर हम देखते हैं ये क्या है हमारी एक्सेलरेशन, क्या है एक्सेलरेशन है किसके कारण, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमारी अर्थ लगा रही थी, ठीक है भाई, ये आ गई। अब ग्रेविटेशनल फोर्स को हम किससे डिनोट, एक्सेलरेशन, एंड वी नो वेयर ए इज एक्सेलरेशन, क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन, किसकी, अभी स्टोन की है, ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड इट इज ऑल्सो
called acceleration due to gravity and denoted by g। किसके द्वारा डिनोट करते हैं? and it is denoted by small letter g। तो ये एक ही जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये जी के द्वारा डिनोट की जाती है। स्पेसिफिक अगर देखो हम ए से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन है, लेकिन ये तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये एक्सेलरेशन किस ऑब्जेक्ट की है। लेकिन जैसे ही हम इसको जी से डिनोट करते हैं वो अपने आप समझ जाएंगे किसके लिए भी कि भाई ये एक्सेलरेशन है, लेकिन किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है भाई ये हमारी। इसीलिए हम इसको ए को रिप्लेस करते हैं किसके द्वारा? जी से। और जी किसके इक्वल आ गई हमारी? जी कैपिटल एम बाई में आर स्क्वायर। तो ये क्या फार्मूला हमारा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हमारा ये फार्मूला आता है। ठीक है, अब इसके अंदर जब हम देखते हैं तो ये जी क्या है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट। एम क्या है? मास ऑफ अर्थ। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम। किसके बीच में? ऑब्जेक्ट के और अर्थ के बीच में। ठीक है, तो जब हम इसके अंदर देखते हैं कि भाई मास ऑफ स्टोन तो है ही नहीं है ना इसके अंदर मास ऑफ स्टोन, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना हमारी, जो मैंने अभी कहा था कि बाद में बताऊंगा, वो मास पे डिपेंड नहीं करती। तो हम क्या कह सकते हैं? सो वी से दैट acceleration due to gravity does not depend upon the mass of stone। क्या नहीं करती? मास ऑफ स्टोन के ऊपर हमारी डिपेंड नहीं करती। अभी यहां पर चलो भाई ठीक है, मैंने ये बता दिया कि भाई मास ऑफ स्टोन पे तो डिपेंड नहीं करती, लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में तो अभी भी कंसेप्ट आ जाएगा क्या कि सर हम एक भारी चीज को और एक हल्की चीज को दोनों को साथ में गिराते हैं, भारी चीज पहले गिरती है और हल्की चीज बाद में गिरती है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आपके पास कोई पेपर है, आप पेपर को छोड़ो और मैं मार्कर को छोड़ता हूं, तो मार्कर पहले गिरता है, पेपर बाद में गिरता है ना। हम एक्चुअल में तो यही देखते हैं, राइट, यही देखते हैं। लेकिन उसके अंदर होता क्या है कि जो हमारा पेपर है ना, पेपर, उस पेपर का क्या होता है? मास कम होता है और उसका एरिया जो होता है ना वो क्या होता है? बड़ा होता है। अब जैसे आप कोई भी एक पेपर लोगे तो कितना बड़ा एरिया होता है उसका? बहुत ज्यादा होता है। और मास क्या उसका? बहुत कम है। और जब एक मार्कर है हमारा, उसका क्या होता है? मास कम होता, मास ज्यादा है मास इसका भी, लेकिन एरिया क्या होता है हमारा? बहुत कम होता है। तो इसीलिए जब इन दोनों को हम डालते हैं, फ्री फॉल कराते हैं, तो एयर क्या करती है? इनके ऊपर डाउनवर्ड अपवर्ड फोर्स लगाती है, उनको नीचे गिरने से रोकती है, उसको ऊपर लिफ्ट करती है, जिसके कारण एरिया ऑफ पेपर इज हायर। क्या होता है? ज्यादा होता है, तो जिसके कारण उसके ऊपर ज्यादा अपवर्ड फोर्स लगती है, इसलिए वो धीरे धीरे गिरता है। बट एक मार्कर, इसका एरिया कम है, मास ज्यादा है, तो ये क्या करता है? इजीली फास्टली ड्रॉप होता है। इसीलिए तो जो हमारा मार्कर है वो क्या करता है? जल्दी गिरता हुआ दिखाई देता है और पेपर लेट गिरता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब हम इसी एक्सपेरिमेंट को वैक्यूम के अंदर करते हैं, वैक्यूम मीन जहां पर हवा भी ना हो, बिल्कुल खाली जगह, देन नो गैसेस एग्जिस्ट। ठीक है, यानी कि बिल्कुल खाली जगह, जब वहां पर अगर हम इन दोनों चीजों को साथ में गिराते हैं तो दे आर फॉलिंग एट सेम टाइम। क्या लेती हैं? जो टाइम लेती हैं वो गिरने में, वो क्या लेती हैं? सेम लेती हैं। ठीक है, और ये दोनों एक साथ ही हमारी अर्थ को टच करती हैं। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती? मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब हमारा नेक्स्ट बस जो लेफ्ट रहती है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी। अब हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने नोट डाउन तो करवा दिया था क्या होती है आपकी जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन वो आई कहां से? तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यूज पुटअप करते हैं इन सभी की, राइट, और उसके बाद वो जो वैल्यू आती है हमारी उसको फाइंड आउट करते हैं। अब तो साफ हो गया भाई।
ये किसके इक्वल था भी हमारा, जी के इक्वल। अब हम इन सभी की वैल्यू लिख लेते हैं, जो हमारी किस किस की, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है जी इज इक्वल टू 6.7 मल्टीप्लाई में 10⁻11 क्या होती है, जी की वैल्यू क्या होती है भाई हमारी 6.7 मल्टीप्लाई में 10⁻11 सॉरी -11, ठीक है, ये हमारी क्या होती है, जी की वैल्यू होती है। और इसकी यूनिट क्या होती है हमारी, हमने पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, क्या होती है भाई पर केजी स्क्वायर, केजी स्क्वायर। अब आता मास, मास क्या हमारा, अर्थ का मास क्या हमारा, अर्थ का मास होता है 6 मल्टीप्लाई में 10⁻24 kg, क्या होता है 6 मल्टीप्लाई में 10⁻24 kg, ये क्या हमारा मास है, किसका, अर्थ का, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ सेंटर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो हमारा अर्थ का जो रेडियस होता है ना हमारा, वो होता है 6.4 मल्टीप्लाई में 10⁻6 मीटर, इतना हमारा रेडियस होता है किसका, अर्थ का, यानी कि अर्थ का जो रेडियस है हमारा ये क्या होता है हमारा 6.4 मल्टीप्लाई में 10⁻6 मीटर, इतनी बड़ी वैल्यू होती है। अब इसके अंदर अगर हम स्टोन का भी यहां से भी जो डिस्टेंस निकालते हैं वो क्या होगा, 1 मीटर होगा या 2 मीटर होगा, तो उससे इसके ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। इसीलिए जब भी हम किसी फ्री फॉल ऑब्जेक्ट का लेते हैं तो उसमें ये वाला डिस्टेंस नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम सिर्फ किसका लेते हैं, अर्थ का। अब आप कहोगे सर उसमें तो 1-2 मीटर का इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जहां पर आप देखो मिलियन के अंदर मीटर्स के अंदर वैल्यू है, तो 1 मीटर की वैल्यू क्या होगी, नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए हम उसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब जब हम इनकी वैल्यूज पुटअप करते हैं तो क्या आती है, अब अगर हम इनको पुटअप करते हैं, क्या करते हैं, पुटअप करते हैं, मैं इसको भी साफ कर रहा हूं, क्या है वैल्यू, जी की वैल्यू, अब क्या है, पुटअप करो वैल्यू, जी की वैल्यू क्या है 6.7 मल्टीप्लाई में 10⁻11 मल्टीप्लाई में m की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई में 10⁻24 डिवाइडेड बाई में r की वैल्यू क्या है 6.4 मल्टीप्लाई में 10⁻6। लेकिन यहां पर एक बात है, वो क्या अभी कि जो 6.4 मल्टीप्लाई में 10⁻6 रेडियस है उसका भी क्या हमारा स्क्वायर है, यहां पर क्या है स्क्वायर है। अब आप कहोगे सर आपने तो ये रेडियस ऑफ अर्थ ही रख दिया इसके अंदर डायरेक्ट, यहां पर तो किसकी वैल्यू आती है कि भाई हमारे पास ये स्टोन था और ये यहां सेंटर से अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस था ये था आर की वैल्यू, हमने ये तो ऐड ही नहीं की, हमने इसको क्या किया, ऐड ही नहीं किया, तो फिर वो कहां गई। तो भाई जहां पर हमारे पास इतनी बड़ी वैल्यू होती है, लार्ज वैल्यू है, तो वहां पर हम इस 1 और 2 मीटर को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसीलिए जब भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम सिर्फ किसकी वैल्यू लेते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ की, इसीलिए हमने डायरेक्ट ये वैल्यू पुटअप की है, राइट। अब इसको सोल्ड आउट करते हैं, सोल्ड आउट करते हैं तो क्या आता है, g इज इक्वल टू देखो 6.7, ये 10⁻⁻11 है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड में कर देते हैं, ठीक है, इंटू में 6 मल्टीप्लाई में 10⁻24 डिवाइडेड में क्या आ गया 10⁻11 मल्टीप्लाई में 6.4 10⁻6 और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ये 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻ माइनस का जो 11 था हमारा, वो हमने क्या किया, माइनस के 11 से चेंज किया, प्लस में लिख दिया, तो प्लस में करते हैं तो क्या आता है, डिवाइड में आ जाता है। अब जब हम इसको कंप्लीट को सोल्व करते हैं तो क्या आएगा 6.7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 10⁻24 डिवाइड में 10⁻11, अब क्या आती है वैल्यू, मल्टीप्लाई में 6.4 मल्टीप्लाई में 6.4 इंटू में 10⁻12, ठीक है भाई, ये हमारी वैल्यूज आती हैं। क्योंकि
अगर आप इसको क्या करोगे, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 6.4 मल्टीप्लाई में 10⁻6 मल्टीप्लाई में 6.4 मल्टीप्लाई में 10⁻6, 10⁻6 और 10⁻6 का क्या हो जाता है, 6 और 6 12, तो हमने ये लिख दिया। 6.4 और 6.4 ये हमने यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है। तो हमने इसको इस प्रकार से भी सॉल्व आउट किया। अब हम इनके पॉइंट्स और हटा देते हैं, तो क्या आता है, 67 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 10⁻24, पॉइंट हटाया तो क्या है, नीचे पॉइंट आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10⁻11 मल्टीप्लाई में 10, इनका भी हटा देते हैं तो 64 मल्टीप्लाई में 64, तो 10 और 10 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 10 एंड 10 मल्टीप्लाई में 10⁻12। समझ में आई भी बात, नहीं आई तो दोबारा देता हूं। देखो 6.7 था, हमने 67 लिख दिया, 6 एज इट इज, 10⁻24 एज इट इज। 6.7 की जगह क्या किया, नीचे 10 ऐड कर दिया, पॉइंट हटा दिया हमने उसका, ठीक है, कर सकते हैं हम ऐसा। 10⁻11 तो वो एज इट इज लिखा, 6.4 6.4 64 64, पॉइंट हटाए तो क्या हुआ, 10 10 ऊपर ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई में 10⁻12, ठीक है। अब यहां से हम इसको सोल्व आउट करते हैं तो क्या आएगा, देखो इस 10 से 10 कैंसल आउट कर दिया हमने, ठीक है, एक 10 कैंसल आउट हो गया, 10⁻12 और 10⁻11, 12 प्लस 11 क्या आ जाएगा, 23, क्या आ जाता है, 23, और 23 में से 24 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, एक सिंगल 10 बचेगा, तो यानी कि वैल्यू क्या आएगी, 67, 6 मल्टीप्लाई में 10, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 10, क्योंकि ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ एक 10 बचेगा हमारा, 10, और यहाँ पर ये 10 हमारे पास पहले से ये 10 डिवाइडेड बाय में क्या आएगा, 64 मल्टीप्लाई में 64, और जब आप इस कंप्लीट को सोल्व करोगे तो क्या आता है, हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई इतना तो आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कई बार हम इसकी वैल्यू भी क्या ले लेते हैं, 9.8 की जगह 10 भी ले लेते हैं न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए, क्योंकि 10 में कैलकुलेशन क्या हो जाती है हमारी, बड़ी इजीली हो जाती है। तो जी की वैल्यू हम इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थे भाई हमारा टॉपिक्स, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, जी की वैल्यू, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यही हमें फाइंड आउट करनी थी। तो आज हमने क्या क्या स्टडी किया, सबसे पहले तो हमने न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग स्टोन्स का और एक्सेलरेशन का किया कि भाई स्टोन मूव करता हुआ दिखाई देता है लेकिन अर्थ मूव करती हुई दिखाई नहीं देती, क्यों नहीं दिखाई देती, वो हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने स्टडी किया फ्री फॉल क्या होता है, फिर स्टडी किया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, की ग्रेविटी क्या होती है और उसको किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं, ये हमने कैलकुलेट किया। अब उसके बाद इससे पहले हमने स्टडी एक चीज और भी की, वो क्या की कि भाई जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी वो किस पे डिपेंड नहीं करती, मास के ऊपर। तो ये सभी हमने आज टॉपिक कवर किए, ये सभी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इनको अच्छे से याद कीजिए। आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर फिर भी किसी कोई प्रॉब्लम्स रहती है तो मुझे कमेंट में बताइए, और उससे पहले एक या दो बार आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है एक बार देखने से भाई वो पॉइंट हो सकता है आप गेन ना कर पाएं, तो एक बार और देखेंगे वीडियो को तो आप अच्छे से गेन कर पाएंगे। और फिर भी प्रॉब्लम आती है आपकी तो भाई प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है। तो भाई आज के टॉपिक्स वीडियो के अंदर यही था, आज के हमारे यही टॉपिक्स थे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं फिर से दोबारा, ठीक है। थैंक यू।